सब्जेक्ट बेसिक्स लेवल पे कैसे फाइंड करोगे। इसी के साथ हम लोगों ने वर्ब को देखा था, राइट, और उसके साथ हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को देखा था। ये तीन चीज़ हम लोगों ने डे 1 को देखा था, जिसमें कि सब्जेक्ट थी, वर्ब थी और ऑब्जेक्ट थी। अब जो हम लोग का बेसिक्स फंडा है सब्जेक्ट ढूंढने का, वर्ब ढूंढने का, ऑब्जेक्ट ढूंढने का, उसके बाद की जो तरीके हैं सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट ढूंढने का, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि जो चीज़ें आपको बेसिक्स बताई गई थी वो चीज़ें कहीं ना कहीं 3 वर्ड के सेंटेंस में ही फिट बैठेगी, बाकी जगह पे हो सकता है वो फेल करेगा। जैसे कि सब्जेक्ट ढूंढने का जो तरीका बताया था वो ये बताया था कि आपसे ये हु का रिप्लाई लेगा, राइट। अगर हिंदी में बोलोगे तो कौन और किसने का, ठीक है। और इससे हम लोग सब्जेक्ट फाइंड करते थे। ऑब्जेक्ट ढूंढने का 2 तरीका था। ऑब्जेक्ट ढूंढने का 2 तरीका क्या था, एक तुमसे व्हाट का रिप्लाई लेता था और एक तुमसे हु का रिप्लाई लेता था, ठीक है। हिंदी में देखोगे तो ये आपसे क्या और किसको का रिप्लाई लेता था, ठीक है। अब ये चीज़ें जो है ना, ये 3 वर्ड के सेंटेंस में ही कायदे से फिट बैठता था। ये भी चीज़ें आप लोग को बता ये दिया था। और एक पार्ट आ जाता है भाव का, जिसको कि आप एक्शन कहते हैं, ठीक है। अब जो छोटा छोटा सेंटेंस है, जैसे मान लो कि राम इट्स अ मैंगो, ठीक है। अब इसमें यह था कि जो भाव है वो एक्शन होता है एक्शन को देखता है, उसके बाद एक्शन करने वाला सब्जेक्ट होता है, एक्शन का जो रिसीवर होता है दैट मीन्स कि जिस पे असर पड़ता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। अब जैसे मान लो कि राम है, राम राम हो गया, इट्स का मतलब खाना हो गया, मैंगो का मतलब आम हो गया। अगर मैं बेसिकली काम पूछूँ आपसे, काम क्या चल रहा है, तो आप काम बोलोगे काम खाने का चल रहा है। जो काम चल रहा है वही हमारा वर्ब होता है, ठीक है। खा कौन रहा है, तो राम खा रहा है। इसका मतलब ये आपसे किसका रिप्लाई ले रहा है, हु का रिप्लाई ले रहा है। क्या खाता है, तो मैंगो, और ये आपसे किसका रिप्लाई ले रहा है, व्हाट का। तो जो हु का रिप्लाई लेगा वो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो व्हाट या हुम का रिप्लाई लेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जैसे ही थोड़े से सेंटेंस को ठीक ठाक लिखोगे तो फिर ये चीज़ें ना वहाँ चल के फेल कर जाती है। क्योंकि हमें बचपन से बता दिया जाता है कि सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है, वर्ब का मतलब क्रिया होता है, और ऑब्जेक्ट का मतलब जिस पे उस वर्ब का असर पड़े, ये चीज़ हो जाता है। हाँ, ये चीज़ें ऐसा भी नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, हाँ सही है, लेकिन ठीक ठाक सेंटेंस जैसे ही लिखना शुरू करोगे ना तो ये चीज़ें फेल होना शुरू हो जाती है। जैसे यही सेंटेंस का एक और सेंटेंस है। अब इसको कायदे से ये मत बोलना कि पैसिव है। पैसिव है, अ मैंगो इज ईटन बाय राम। अब उस थ्योरी के हिसाब से देखोगे तो इसका मतलब होता है राम के द्वारा आम को खाया गया। लेकिन इस वर्ब का, इज ईटन का जो सब्जेक्ट है वो हमारा अ मैंगो है, और इसका इस वर्ब का नहीं, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, राइट। बट इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो हमारा अ मैंगो। अब काम यहाँ पे भी वही हो रहा है कि काम कर कौन रहा है, तो राम कर रहा है, राम के द्वारा आम को खाया जा रहा है। रिसीवर भी अ मैंगो ही है, हिंदी के हिसाब से वही चीज़ें समझ आ रही है। लेकिन जब इसका सब्जेक्ट देखोगे तो सब्जेक्ट इसका राम नहीं है, सब्जेक्ट इसका अ मैंगो है, राइट। तब जाके ये थ्योरी जो है सब्जेक्ट, काम करने वाला, कौन किसने, ये यहाँ पे फेल कर जाता है, ठीक है। तब बात आती क्या है कि इसको ठीक कैसे करें। तो सिंपल सा चीज़ है कि सब्जेक्ट खोजने का प्रॉपर तरीका कोई नहीं है, राइट। सब्जेक्ट खोजने का प्रॉपर तरीका कोई नहीं है। मतलब ये कह सकते हो कि अगर तुम्हें आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट पढ़नी है, ध्यान से समझना चीज़ें, अगर तुम्हें आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट पढ़नी है तो सिंपल सी बात है, बोला ये जाता है कि अपना ऑब्जेक्ट ढूंढ के निकाल दो, बचा हुआ पार्ट हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे मान लो कि इसी सेंटेंस को थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दो, मैंगोज इज आर ईटेन बाय राम। अब इसमें तुम्हें यहाँ पे एक छोटा सा एग्रीमेंट का एक क्वेश्चन आ गया है कि मैंगोज इज आर ईटेन बाय राम। यहाँ पे इज होगा या आर होगा। तो तुम्हें भव को अगर जज करनी है तो भव को हमें पता होता है हमें कि भव को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही जज कर सकते हो। दूसरी बात ये कि अगर तुम्हारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो भर भी तुम्हारा सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो भर भी तुम्हारा प्लूरल होगा। ये बातें क्लियर है।
अगर ऐसे बोलूँगा ऐसे जज करके बताओ तो तुम आँखें बंद करके ईच की जगह पे आर कर दोगे, चीज़ें तुम्हारी ठीक भी हो जाएगी। बहरहाल अब ये हो गया हमारा वर्ब। अब वर्ब क्या ढूंढना है हमें? सब्जेक्ट ढूंढना है। इसके बारे में पता है बाय के बारे में कि ये अपने आप में क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन किस चीज़ का काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बचा? तो मैंगोज। ये चीज़ें हमें ऐसे जज करनी होती है। इस वजह से यहाँ पे इसकी जगह क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। लेकिन अगर इस बेसिक्स वाले थ्योरी पे आओगे कि सब्जेक्ट का मतलब कौन किसने, वर्ब का मतलब एक्शन, व्हाट या हुम का मतलब जो ऑब्जेक्ट का रिप्लाई लेता है, तो फिर ये चीज़ यहाँ पे फेल कर जाएगा। फिर तुम्हें लगेगा कि नहीं ये कौन सा फिर एक्सेप्शन का पार्ट आ गया, ठीक है, जबकि एक्सेप्शन नाम की चीज़ होती है नहीं। ठीक, तो आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट में हमें सब्जेक्ट के खोजने का तरीका कुछ नहीं होता है कि सब्जेक्ट को कैसे ढूंढे, हमें बस ऑब्जेक्ट फाइंड करके निकाल दो, बाकी की चीज़ें सब्जेक्ट ही बचती है। अब पहचानने का क्या क्या तरीका होता है जरा उस चीज़ को समझो। बोला जाता है कि प्रीपोजिशन के बाद, ठीक है, या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है या वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, और ये अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है। मतलब ये कह सकते हो कि सेंटेंस जब भी बड़ा बनेगा, जैसे कि 3 वर्ड्स के बाद, मैं 3 वर्ड्स को ऐसे कंसीडर करता हूँ कि मान लो जो सेंटेंस का बेसिक स्केलेटल है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इसके बाद अगर तुम्हें सेंटेंस को बढ़ानी है ना, तो 2 तरीके से बढ़ा सकते हो। या तो उसमें कंजंक्शन लगा दो या नहीं तो उसमें प्रीपोजिशन लगा दो, तभी सेंटेंस बड़ा बनेगा। क्योंकि बिना कंजंक्शन प्रीपोजिशन का सेंटेंस बड़ा बन ही नहीं सकता, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अपने मन से आप 10-12 वर्ड्स नहीं रख सकते हो, और 10-12 वर्ड्स अगर रखोगे तो कोई ना कोई उसका अपना एक तरीका होगा, ऐसे रखने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जब भी तुम्हारा सेंटेंस बड़ा बनेगा ना, तो अब इस बात है उसमें प्रीपोजिशन आएगा ही आएगा या कंजंक्शन आएगा ही आएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। दूसरी बात की जो यहाँ पे आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, सब्जेक्ट खोजते हैं वर्ब के लिए, तो उसके जगह पे हमें अगर ये बता दिया जाए कि आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट ढूंढ के निकाल दो तो तुम्हारा बचा हुआ पार्ट क्या बचेगा? सब्जेक्ट बचेगा। सिंपल सी बात है। तो तरीका यह है कि प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है या वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, और ये अपने आप में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट होता किसी का है? इसी प्रीपोजिशन का। दूसरा है कि वर्ब के बाद भी या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है या वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, और ये भी अपने आप में क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट भी इसी वर्ब का होता है। ठीक है, यही तरीका है इसका ढूंढने का। अब जो तुम्हारा बेसिक सेंटेंस है तुम उसमें भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, जो तुम्हारा छोटा छोटा सेंटेंस है उसमें भी। ऐसा नहीं कि उसमें अप्लाई नहीं होगा, सब में अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे देखो, मान लो जो हम पढ़ते हैं राम ईट्स अ मैंगो। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि ये हमारा हुआ वर्ब, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। अब चीज़ ये है कि काम क्या चल रहा है? खाने का। कौन खाता है? राम। क्या खाता है? आम। तो ये जो हमारा वर्ब है, ठीक है, वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन किस चीज़ का काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब बचा हुआ पार्ट कौन सा है? सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मान लो आई टीच इंग्लिश, राइट। अब अगर काम देखोगे, काम क्या चल रहा है? तो आई का मतलब मैं, टीच का मतलब पढ़ाना, और इंग्लिश का मतलब इंग्लिश। तो काम क्या चल रहा है? पढ़ाने का, राइट। कौन पढ़ाता है? मैं। तो तुमसे किसका रिप्लाई लिया है? हु का। जो तुमसे हु का रिप्लाई लेगा किस चीज़ का काम करेगा? सब्जेक्ट का। क्या पढ़ाता है? इंग्लिश। ये तुमसे किसका रिप्लाई लिया है? व्हाट का। और जो तुमसे व्हाट का रिप्लाई लेगा वो किस चीज़ का काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब इसी जगह पे इसी सेंटेंस को अगर देखोगे तो ये तुम्हारा वर्ब हो गया। वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है, तो बचा हुआ पार्ट कौन सा है? सब्जेक्ट। ठीक है, तो बाकी सारे सेंटेंस में ये चीज़ें अप्लाई होती है, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये बेसिक तरीका है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड करने का, कि कहीं भी तुम्हें प्रीपोजिशन दिखे, वर्ब आए, तुम आंख बंद करके उसका सब्जेक्ट ढूंढ लो, बाकी की चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये थी हमारी डे 1 की कुछ बेसिक सी बातें जो हमें समझनी थी। ठीक है, अब डे 2 से जो हमें पढ़ना था, वो डे 2 से हमें पढ़ना था थोड़ा सा वर्ब को लेके।
ठीक है, सब्जेक्ट तो आइडेंटिफाई हम लोगों ने कर ही लिया कि सब्जेक्ट हम लोग पहचानेंगे कैसे। अब बात आती है वर्ब की कि हम लोग वर्ब को कैसे पहचानें। वर्ब के बारे में बोला जाता है कि वर्ब के अपने 4 टाइप्स होते हैं। एक आपने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव सुना होगा कि वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। मैं थोड़ा सा उसको किनारे करके बात कर रहा हूँ कि वर्ब 4 तरह का होता है। एक हो जाता है आपके ऑक्सिलरी वर्ब, एक हो जाता है आपका मेन वर्ब जिसको कि प्रिंसिपल वर्ब भी बोला जाता है, उसके बाद इसको फाइनाइट वर्ब भी बोला जाता है। तीसरा हो जाता है मॉडल्स जो कि कैन कुड शैल शुड विल वुड में माइट कंसिडर करते हो जिसमें, और एक हो जाता है नॉन वर्ब, राइट, जिसमें कि 2 + B1, उसके बाद हैविंग + B3 वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म एंड टू हैव + B3 का फॉर्म जिसमें आता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वर्ब के साथ साथ नॉन वर्ब को भी पढ़ना। कई सारे मिथ ऐसे हैं कि नॉन वर्ब के बारे में बोला जाता है जो सब्जेक्ट का अपना मेन वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है लेकिन नॉन वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होता है। ये भी एक मिथ है। अगर तुम्हारे सेंटेंस में, हाँ, एक सही बात ये भी है कि डायरेक्ट आप नॉन वर्ब को सब्जेक्ट के साथ नहीं लिख सकते हो, लेकिन एक मिथ ये भी है कि मेन वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ नॉन वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होना, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारे सेंटेंस में मेन वर्ब आया हुआ है तो उस सेंटेंस का जो मेन वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा और उस सेंटेंस में अगर नॉन वर्ब लगा हुआ है तो उस नॉन वर्ब का भी सब्जेक्ट वही बनेगा, राइट। क्योंकि जब जिसको आप एडवांस वर्ब कहते हो उसमें जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी कि अगर तुम्हें किसी वर्ब को अगर पैसिव बनानी है, चाहे वो मेन वर्ब हो या नॉन वर्ब हो, तो उसके सब्जेक्ट को देख के ही बनाओगे कि वर्ब यहाँ पे पैसिव में आना चाहिए या एक्टिव में आना चाहिए, काम हो रहा है, काम का असर पड़ रहा है, राइट। तो ये चीज़ें थोड़ा सा देखते हैं। उससे पहले कि आप थोड़ा सा वर्ब को देख लो, ठीक है, उसको मिटा देते हैं। देखो अब बारी है वर्ब को। वर्ब के बारे में बोला जाता है कि सबसे पहले कि ये वर्ब के अपने 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स कौन कौन से हैं मैंने बता भी दिया आप लोग को, थोड़ा सा देख भी लो। देखो, पहला हो जाता है ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा हो जाता है मेन वर्ब, तीसरा हो जाता है मॉडल्स एंड चौथा हो जाता है नॉन वर्ब, ठीक है। ये 4 तरह के वर्ब होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, ये ओवरऑल आपको 11 देखने को मिलेगा। मेन वर्ब वही होता है वर्ब के 5 फॉर्म, और जो आपके स्ट्रक्चर के थ्रू कंसीडर करा जाता है वो सारा का सारा। मॉडल्स आपके 13 होते हैं। नॉन वर्ब का 4 टाइप होता है, 4 पार्ट होता है। देखते हैं बाकी। देखो, पहला हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स ओवरऑल मिला के 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा देख लो। इच, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड एंड डज, ठीक है। ये कुल मिला के 11 होते हैं। अब एक चीज़ और आप लोगों ने सुना होगा या पहले से पता होगा कि हम लोग सिंगुलर और प्लूरल को जज करते हैं। सिंगुलर और प्लूरल को जज करते हैं। तो जो सिंगुलर और प्लूरल होता है ये जनरली हम लोग 2 ही चीज़ का बनाते हैं। एक तो पहला हो जाता है नाउन का और दूसरा हो जाता है वर्ब का, ठीक है। जब भी आप सिंगुलर प्लूरल करोगे तो या तो आप नाउन का बनाते हो या नहीं तो वर्ब का बनाते हो, ठीक है। और ये भी शायद आप लोग को पहले से पता होगा और डेमो ने बता भी दिया था कि बोला ये जाता है कि अगर नाउन के अंत में, ठीक है, जैसे नाउन, ध्यान से समझना, तो नाउन है तो नाउन जो बनी थी तो वो अपने आप में सिंगुलर बनी थी, ठीक है। इसमें हम लोग एस या ई एस लगा के इसको प्लूरल नाउन बनाते हैं, प्लूरल नाउन बनाते हैं,
ठीक उसी तरीके से वर्ब होता है। वर्ब जो बनी थी अपने आप में, ये वर्ब बनी थी प्लूरल। इसमें एस लगा के इसको हम लोग सिंगुलर वर्ब बनाते हैं। ठीक है, नाउन में एस लगा के हम लोग प्लूरल नाउन बनाते हैं, वर्ब में एस लगा के हम लोग सिंगुलर वर्ब बनाते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इस वर्ब का ही पार्ट। ठीक है, तो जब हम लोग वर्ब का पार्ट पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में ये आनी है कि यहाँ पे जो थ्योरी भी अप्लाई होगा वो वर्ब का ही अप्लाई होगा। कि जैसे वर्ब जब बनी थी तो अपने आप में प्लूरल बनी थी, और एस लगा के हम लोग इसको सिंगुलर वर्ब बनाते हैं। तो एक बात तो क्लियर है ना कि जिस वर्ब में अगर एस नहीं है तो वो वर्ब कौन सा होगा अपने आप में, प्लूरल वर्ब होगा। और ये वर्ब का पार्ट है, ध्यान से समझना। इज के अंत में एस लगा हुआ है पहले से, तो वर्ब में जब एस लगेगा तो ये कौन सा वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। तो इज अपने आप में सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, एम में एस नहीं है तो ये अपने आप में प्लूरल वर्ब है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको सिंगुलर वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, जबकि सिंगुलर वर्ब है नहीं। आर अपने आप में एस तो है नहीं, तो ये अपने आप में प्लूरल वर्ब होगा। वाच के अंत में एस लगा हुआ है तो ये अपने आप में सिंगुलर वर्ब होगा। वर के अंत में एस नहीं है तो ये अपने आप में प्लूरल वर्ब होगा। हैज के अंत में एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये अपने आप में सिंगुलर वर्ब होगा। हैव के अंत में एस नहीं लगा हुआ है तो ये अपने आप में प्लूरल वर्ब होगा। लेकिन जब आप हैड हो गया, डू हो गया, डिड हो गया, टच हो गया, हैड को रहने दो, थोड़ा सा डू देख लो। डू के अंत में एस नहीं है, इसका मतलब है कि ये अपने आप में प्लूरल वर्ब होगा। डच के अंत में ईएस लगा हुआ है तो ये अपने आप में सिंगुलर वर्ब होगा। जिसके अंत में डी लगा होता है, राइट, इसको हम लोग V2 का फॉर्म कहते हैं। और एक बात आपको पता होगा कि जो V2 का फॉर्म होता है उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट दोनों एग्री करता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम लोग कायदे से एक मामले में स्ट्रांग वर्ब कहते हैं, जो टूटता नहीं है। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी रख दो, एज इट इज वो वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे मान लो कि अगर तन्ने, छोटा सा एग्जाम्पल, कि अगर मैंने ही रखा तो ही के साथ अगर तुम्हें लगानी है तो गो या गोज, तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे ही के साथ गो नहीं होगा, गोज होगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। लेकिन इसी जगह पे अगर मैं दे लगा दूँ, दे, गो या गोज, तो दे अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे गो नहीं होके, सॉरी गोज नहीं होके गो होगा, क्योंकि पता है कि वर्ब का अंत में ऐसे लगने के बावजूद वो सिंगुलर हो जाता है। अब इसी जगह पे तुम्हारा सब्जेक्ट कुछ भी हो, इसी का अगर मैं V2 फॉर्म लगा दूँ, जैसे मान लो आई विंट, दे विंट, ही विंट, सी विंट। ठीक है, कुछ भी लगा दोगे सब्जेक्ट किसी भी सिचुएशन में, इस वर्ब के फॉर्म पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है स्ट्रांग वर्ब, और ये अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। इसके अंत में भी डी लगा हुआ है तो ये भी अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। ये हो गई आपकी कुल मिला के ऑक्सिलरी की बात है। ऑक्सिलरी को एक लैंग्वेज में हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बातें समझने वाली है, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। कुछ बातें समझने वाली ये है कि हेल्पिंग का मतलब होता है सहायता करना, और इस पूरे के पूरे वर्ब के फॉर्म, वर्ब के पार्ट को हम लोग हेल्पिंग वर्ब में ही कंसीडर करते हैं कि ये किसी न किसी वर्ब को मदद करेगा वर्ब बनाने में। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब की यही कहानी होती है। अब एक छोटा छोटा चीज़ समझना, मान लो कि अगर मैं एक छोटा सेंटेंस लिखता हूँ, आई हैव अ पेन। अब ये पार्ट बेसिकली है ऑक्सिलरी वर्ब से आया हुआ, तो क्या ये ऑक्सिलरी वर्ब है? थोड़ा सा इस सब पे सोचना, क्योंकि कई सारी चीज़ें हमें बचपन से जो है ना, बस वही रटी रटाई चीज़ें हमें पढ़ा दी जाती हैं। ये हैव अपने आप में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा, ये यहाँ पे अपने आप में मेन वर्ब होगा। मेन वर्ब इसलिए होगा क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है किसी को मदद करना वर्ब बनाने में। और जब इस मेन वर्ब को पढ़ोगे, मैंने स्ट्रक्चर पढ़ा दिया है, तो मेन वर्ब को पढ़ोगे तो मेन वर्ब जो होते हैं वो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। ये 5 फॉर्म होते हैं, जिसमें से मैंने तुम्हें बोला था कि ये जो दोनों पार्ट हैं V3 और V4, ये दोनों वर्ब होता ही नहीं है। ये दोनों वर्ब कब बनेगा? जब इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, तब ये वर्ब बनता है, ये दोनों। तो इन दोनों के साथ जो वर्ब आएगा
जो वर्ब को रखोगे वो ऑक्सिलरी होगा ना V3 और V4 के साथ। अब इसी सेंटेंस को मान लो कि अगर मैंने लिखा आई हैव ईटेन, उसके आगे कुछ भी मान लो, नहीं कुछ लिख रहा। अब ध्यान से समझना कि ये ईटेन जो है अपने आप में V3 का फॉर्म है और ये अपने आप में वर्ब नहीं होता है, तो इस वर्ब को बनाने के लिए हमें एक ऑक्सिलरी की नीड पड़ी जो कि इसको कंप्लीट मेन वर्ब का फॉर्म देता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब हुआ, राइट। ऐसे यहाँ पे ये यहाँ पे मेन वर्ब है। और एक बात और क्लियर है कि अगर जो मेन वर्ब है तो उसका अपना फॉर्म होता है। ठीक है, कौन कौन सा फॉर्म होता है जरा सा देखो। पहला कि बी एम आर, ये V1 होता है। ठीक है, वाज या वर V2 होता है, बिन V3 होता है, बीइंग V4 होता है और इच का फॉर्म V5 होता है। ठीक है, इसी तरीके से हैव का फॉर्म होता है, हैव, हैड, हैड, हैविंग एंड हैज। अगला फॉर्म होता है डू, डिड, डन, डूइंग, डज। ये सब अपने आप में 5 फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब इन सबको अगर एज ए ऑक्सिलरी यूज करोगे तो उसके बगल में कोई मेन वर्ब होना चाहिए, तब जाके ये ऑक्सिलरी के फॉर्म में यूज होता है। और अगर किसी मेन वर्ब के बगल में अगर नहीं रखोगे, सिंगल अगर इस वाले फॉर्म को रखोगे तो ये सारे के सारे मेन वर्ब में भी यूज होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस मिथ से बचना कि ये ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब हैं, बिल्कुल नहीं। ये सारे के सारे अपने आप में मेन वर्ब ही हैं। ठीक है, ये तब काम करेगा जब किसी मेन वर्ब के बगल में, जैसे कि ऑक्सिलरी के बगल में आएगा, तब जाके ये मेन वर्ब बनेगा। देखो जैसे मान लो कि आई एम अ स्टूडेंट, सिंगल एम यूज हुआ है V1 का, तो ये यहाँ पे ऑक्सिलरी नहीं है। अगर इसी जगह पे ऐसे लिखोगे आई एम गोइंग, ये अपने आप में वर्ब का चौथा फॉर्म है और ये वर्ब होता नहीं है, तो इसको मेन वर्ब बनाने के लिए हमें किसकी नीड पड़ती है, ऑक्सिलरी की। तो अभी यहाँ पे ऑक्सिलरी है क्योंकि ये वर्ब का चौथा फॉर्म वर्ब होता नहीं है, तो इसको वर्ब बनाने के लिए हमें इसकी नीड पड़ी। ठीक है, और अगर ये सिंगल यूज होता है तो फिर ये अपने आप में मेन वर्ब होता है। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसी